हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फे डाइव में। आपने पीछे वाले वीडियो देख लिए होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, समझिए, उनको पूरी स्टडी कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपने कोई भी तैयारी करते हैं तो कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए। कंपटीशन में कहाँ से क्वेश्चन आता है, जो सिलेबस अपने को दिया हुआ है उस सिलेबस के किसी भी पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ना कंपटीशन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। अतः हर एक जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्या होता है ऊपरी सतह से ही क्वेश्चन आ जाता है, और जब इजी सा क्वेश्चन आ जाता है अगर अपना वो रीड किया हुआ है पार्ट तो अपने आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन की कंपटीशन में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होना और नहीं होना निर्भर कर सकता है। इसलिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आज अपने पढ़ रहे हैं दाब। दाब, प्रेशर। दाब क्या है, किसे कहते हैं दाब? अपने पास क्या है, अपने पास एक पेन है। इस पेन को मैं इस तरह से रखता हूँ, दूसरा पेन रख देता हूँ, हाथ पे तीसरा पेन और रख देता हूँ। जब अपने इस तरह से पेन रखते हैं, अब इस पेन को हटाऊँ, अब इसको हटाऊँ, तो क्या होगा, इस पे लगने वाला जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस पे लगने वाला दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दाब होता है वो दाब जो है वो किस पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है। बल मतलब होता है भार, बल पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये कि मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैं हाथ पे इस तरह से रखता हूँ, और इसी पेन को मैं अगर ऐसे रखूँगा तो मुझे ये चुभेगा। कारण ये है कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ऐसे रखेंगे तो बढ़ गया क्षेत्रफल, और ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल कम हो गया और ये मेरे हाथ के चुभने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि दाब का जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। दाब का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्या है फिर दाब, है क्या चीज? दाब अपने पास होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं मतलब ये हुआ कि दाब जो है, दाब बराबर अपने पास होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर अपने पास क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मान जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। किन किन बातों पे डिपेंड करता है? नंबर 1, लगने वाले बल पर, लगने वाले बल के परिमाण पर, और दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल लिखते हैं या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि दाब का जो मान है वो एक तो बल पर निर्भर करता है और दूसरा किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब एक अदिश भौतिक राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि है। एसआई पद्धति में मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति जिसको अपने कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक, फिजिक्स में अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति ही काम में आती है। ऐसा ही पद्धति यूज करेंगे अपने। दाब का जो मात्रक है वो अपने पास आ जाएगा क्या, बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। एसआई पद्धति में मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, मात्रक अपने पास आ जाएगा बल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका अपने पास एसआई पद्धति में मात्रक आ गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के बारे में पास्कल ने अपने भी पढ़ेंगे अभी।
पास्कल ने एक नियम दिया था, तो पास्कल के सम्मान में इसका मात्रक जो है वो क्या रख दिया गया, पास्कल रख दिया गया। मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, और इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल। ये तो हो गया अपने पास एसआई पद्धति में। अपने पास सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक निकालें तो सीजीएस पद्धति में मात्रक, बल का मात्रक होता है डाइन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये मात्रक आ जाता है सीजीएस पद्धति में। अगर सीजीएस पद्धति के मात्रक को अपने एसआई पद्धति के मात्रक में बदलना चाहें तो डाइन पर सेमी स्क्वायर किसके बराबर है? एक डाइन जो होता है वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है, 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है, और सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मतलब ये अपने पास आ जाएगा 10⁻⁻1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻1 पास्कल। ये अपने पास क्या आ गया, सीजीएस पद्धति में होता है डाइन पर सेमी स्क्वायर, और डाइन पर सेमी स्क्वायर जो होता है वो 10⁻⁻1 पास्कल के बराबर होता है। एक और मात्रक काम में लिया जाता है वायुमंडलीय। तो अपने पास दाब का एक मात्रक होता है वायुमंडलीय दाब कहते हैं इसको, अपने पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब को। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब जिसको एटीएम से लिखते हैं, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये अपने पास इसका मात्रक एक ये भी काम में लिया जाता है। मोस्टली इसी तरह से अपने पास से दिया जाता है। ये मात्रक जो है, दाब का मान जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया जाता है, और जब अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो फिर अपने उसको किस में बदल लेंगे, अपने उसको पास्कल में बदल लेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने पास एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसको अपने क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। सीजीएस पद्धति में अपने पास मात्रक क्या है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 10⁻⁻1 पास्कल के बराबर होता है। इसी तरह से एक मात्रक वायुमंडलीय मात्रक काम में लिया जाता है, और एक एटीएम, इसको एटीएम से लिखते हैं, एक एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अब दाब का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, दैनिक जीवन में ऐसी क्या चीजें हैं जिनमें अपने दाब का उपयोग करते हैं, अपने देखते हैं। देखिए दैनिक जीवन में अपने पास क्या आता है, नंबर 1 आपने देखा होगा सूटकेस या जो बैग है, सूटकेस और बैग जो होते हैं, बैग, इनके जो हैंडल होते हैं, सूटकेस का हैंडल और बैग में जो अपने क्या होता है, जो अपने बेल्ट लगा होता है, उसमें एक ऐसी जगह होती है जहाँ इस तरह से चौड़ी सी पट्टी और लगाई जाती है बेल्ट के अंदर। बेल्ट इस तरह से सूटकेस का, और एक चौड़ी पट्टी लगा दी जाती है। जब अपने बैग को उठाते हैं तो इस चौड़ी पट्टी की सहायता से उठाते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू अपने पास है F/A। अपने क्या करते हैं, सूटकेस का हैंडल चौड़ा बनाया जाता है, इसी तरह से जो अपने पास बैग में बेल्ट है उस बेल्ट को भी चौड़ा बना देते हैं। चौड़ा बनाने से उनका क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, A का मान बढ़ जाएगा, तो P का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब दाब कम होगा, और सूटकेस और बैग को उठाने में क्या रहती है, आसानी रहती है। इसी तरह से आपने देखा होगा सुई है या ओलपिन है, ये हमेशा क्या होती है, नुकीली बनाई जाती है। जितनी नुकीली होगी सुई या ओलपिन, जितनी नुकीली होगी, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही कम हो जाएगा। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो अपने पास क्या होगा, A का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो कम बल लगाकर भी अपने अधिक दाब उत्पन्न कर सकते हैं। सुई को आसानी से कपड़े में भेजा जा सकता है। इसी तरह से ओलपिन को जो है वो कागज में भेजा जा सकता है। मतलब A कम हो गया तो P का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। आपने देखा होगा रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी पटरियों पर दौड़ती है, और जो पटरियां होती है, देखिए रेलगाड़ी में बहुत सारा भार है,
परंतु वो पटरियां जो है वो आसानी से जमीन पे पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है, उसका कारण क्या होता है? जो अपने पास पटरियां होती है वो हमेशा या तो लोहे या फिर अपने पास क्या है, कंक्रीट के इस तरह से क्या होते हैं, सिलीपट्स होते हैं, उनके ऊपर हमेशा पटरियां बिछाई जाती है। इससे क्या होगा, इससे एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल का मान बहुत अधिक बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दाब का मान कम होने से क्या होगा, ये पटरियां जमीन में नहीं धंसती है। एक बड़ी ही सिंपल सी बात, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, जबकि एक आदमी जिसका वजन ऊंट की तुलना में क्या है, कम है, आदमी जो है जिसका भार ऊंट की तुलना में बहुत कम है, वो रेगिस्तान में नहीं चल सकता, यानी चलने में बड़ी मुश्किल होती है। उसका कारण ऊंट के जो पैर होते हैं, पैर जो हैं वो चौड़े होते हैं। चौड़े होने से क्या हुआ, क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी तुलना करें, ऊंट की तुलना में आदमी का हालांकि भार कम है, परंतु पैर जो हैं वो क्या है, पतले हैं। पैर पतले हैं तो क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल कम होने से दाब बढ़ गया। दाब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास से दाब बढ़ेगा तो वो अंदर धंस जाता है। मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अपने पास दाब को बदलने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर अपने पास क्षेत्रफल का मान कम है, P = F/A, अगर अपने पास A कम है, A कम है तो अपने कम बल पर भी अधिक दाब उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरा अपने पास ये होता है, A अगर अधिक है तो उसी समान बल के लिए दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सा मतलब ये है, जहाँ अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि इतना भार अपने को चाहिए, वहाँ अपने क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम कर सकते हैं। जहाँ अपने को दाब बल कम लगाना है, अपने दाब बढ़ाना चाहते हैं तो अपने क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, जैसे सुई में अपने करते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा अपने पास है, एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, उससे अपने थोड़ा सा इसका आइडिया और हो जाएगा। अपने पास एक क्वेश्चन ये है कि लकड़ी का एक ब्लॉक है, लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान जो है वो 5 किलोग्राम है। इसकी विमाएं 40 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 10 सेमी है। इस ब्लॉक को मेज पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी विमाएं नंबर 1 20 सेमी इंटू 10 सेमी मेज को स्पर्श करें। सेकंड अपने पास है 40 सेमी इंटू 20 सेमी मेज को टच करे। कैसे, दो स्थितियां अपने पास है। लकड़ी का अपने पास एक ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, इसको एक टेबल पे रख रहे हैं और टेबल पे इस तरह से रख रहे हैं कि पहली कंडीशन में अपने पास क्या है, पहली कंडीशन में ये 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये किसको, टेबल को टच करता है। ये इसकी साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर है। दूसरी स्थिति अपने पास ये है कि ये लकड़ी का ये ब्लॉक है, लेकिन इसको रखने का तरीका बदल दिया। अब इस तरह से लकड़ी के ब्लॉक को टेबल पे रख रहे हैं अपने, इस तरह से। ये 40 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, इस तरह से रख दिया। दोनों स्थितियों में अपने को क्या करना है, दाब ज्ञात करना है। तो प्रथम स्थिति में बल जिसको अपने भार कह सकते हैं, भार अपने पास होता है mg। बल या भार अपने पास क्या होता है, mg। m का मान अपने पास कितना है, 5 किलोग्राम। g अपने पास होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास ये कितना आ गया, 49 न्यूटन आ जाएगा। ये बल का मान आ गया। क्षेत्रफल वह है जो मेज को टच कर रहा है। तो मेज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, एरिया अपने पास आ गया 20 सेंटीमीटर
0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर 0.02 मीटर स्क्वायर। अब अपने पास दाब अपने पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ अपने पास 49, दाब अपने पास, इससे अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके अपने पास वैल्यू आ जाएगी और वो पास्कल में अपने पास मान आ जाएगा दाब का। सेकंड जो केस है, सेकंड केस में देखिए ब्लॉक वही है, दाब का मान बदल जाएगा। देखिए सेकंड केस में अपने पास क्या है, बल वही रहेगा, यानी भार अपने पास आएगा क्या, mg, m5 9.8, ये 49 न्यूटन अपने पास आ गया। अब क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा इस केस में। क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर 0.40 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 0.20 मीटर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तब अपने पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और ये अपने पास आ जाएगा 49 अपॉन 0.08। देखिए क्षेत्रफल की वैल्यू यहाँ बढ़ गई, यहाँ दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ दाब का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से अपने दाब की गणना कर सकते हैं। अब आता है अपने पास तरल दाब। तरल दाब अपने पास क्या है, तरल दाब। पहली बात पे तरल कहते किसे हैं, तरल क्या है, तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। तरल क्या है, वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, तरल कहलाते हैं। तो इसमें क्या आएंगे, द्रव तथा गैस। द्रव और गैस दोनों ही क्या है, बहते हैं, इसलिए इनको एक साथ एक ही नाम दे दिया जाता है, क्या, तरल। अब तरल क्या करता है, दाब डालता है। तरल क्या करता है, दाब डालता है। जिस पात्र में अपने तरल को भरते हैं उस पात्र की दीवारों पर क्या होता है, दाब उत्पन्न हो जाता है। अपने ये देखते हैं कि तरल दाब किस तरह से उत्पन्न करता है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। अपने पास एक पात्र है, उस पात्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। ये अपने पास एक पात्र है, इस पात्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। ये अपने पास पात्र है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। इसमें द्रव भरा हुआ है और ये द्रव जो है इस पात्र में h ऊंचाई तक भरा हुआ है, h ऊंचाई तक भरा हुआ है। इस द्रव का घनत्व d है, रो ले सकते हैं, d ले सकते हैं। तो इस पात्र में भरे हुए द्रव का जो घनत्व है वो अपने पास क्या है, d है। तो पात्र में भरे हुए द्रव का द्रव्यमान, पात्र में भरे हुए द्रव का द्रव्यमान होता है आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान m इज इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व। आयतन अपने पास क्या होता है, आयतन होता है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। तो अपने पास क्षेत्रफल है a, इसका एरिया देखिए a है, इसकी लंबाई कितनी हाइट तक भरा हुआ है, h ऊंचाई तक भरा हुआ है, h। घनत्व को अपने d से लिख रहे हैं, ये इसका द्रव्यमान आ गया। तो फिर भार, पात्र में भरे हुए द्रव का भार अपने पास होता है mg, तो अपने पास आ जाएगा AHDG। अब अपने को क्या करना है, इस पात्र में भरे हुए द्रव द्वारा लगने वाला दाब, इस पात्र में भरे हुए द्रव द्वारा लगने वाला दाब अपने पास क्या होता है, दाब अपने पास होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल मतलब भार, तो बल अपने पास कितना है, AHDG, और अपने पास क्षेत्रफल कितना है, A अपॉन A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, P इज इक्वल टू अपने पास आ गया HDG, P इज इक्वल टू HDG। देखिए जिन सर से मैंने फिजिक्स सीखी है
उन सर का नाम था अनुमान दास गुप्ता। और जब भी मैं ये फॉर्मूला करता हूँ तो मुझे मेरे सर की याद आती है, अनुमान दास गुप्ता, दाब इज इक्वल टू हनुमान दास गुप्ता। इसीलिए मैंने डी लिखा था रो की बजाय, क्योंकि जब हमें सर ने बताया ये फॉर्मूला तब भी उन्होंने इसी तरह से बताया था, और ये बात मैं अभी आपके साथ भी शेयर करना उचित समझा मैंने, इसलिए मैंने आपसे शेयर की है। तो P इज इक्वल टू अपने पास क्या है, HDG हनुमान दास गुप्ता। तो अपने पास क्या है, P का फॉर्मूला आ गया HDG। अब क्या है, देखिए जो द्रव अपने लेते हैं उसका घनत्व नियत होता है। G ऑलमोस्ट अपने जिस ऊंचाई की बात कर रहे हैं उसमें G का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दाब जो है तरल के द्वारा या द्रव के द्वारा लगने वाला जो दाब होता है वो ऊंचाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे अपने हाइट बढ़ाते जाएंगे इस द्रव की वैसे वैसे इस दाब का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपने हाइट को कम करते जाएंगे, इसकी एच को कम करते जाएंगे, दाब का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तरल के द्वारा लगने वाला दाब जो होता है वो पात्र की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। तरल दाब का मान जो है, तरल दाब पात्र की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है, मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब ये है कि अपने पास अलग अलग आकृति के तीन पात्र हैं, अलग अलग आकृति के तीन पात्र हैं। तीनों ही पात्रों में एक ही तरल, एक ही द्रव समान ऊंचाई तक भरा हुआ है। तीन पात्र लिए, तीनों की अलग अलग आकृतियां हैं और उनमें एक ही तरल का मतलब उसका घनत्व वही रहेगा, एक ही तरल जो है वो समान ऊंचाई तक भरती है। तो उनके पेंदे पर लगने वाला दाब क्या होगा, समान होगा। उनके पेंदे पर लगने वाला दाब समान होगा क्योंकि उसमें समान ऊंचाई तक वो द्रव भरा हुआ है। तो ये तरल का दाब जो होता है वो पात्र की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए अपने पास क्या है, वायु भी क्या करती है, दाब डालती है। अभी बात करेंगे, अपने पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। तो वो जो दाब लगता है उस दाब को अपने क्या कहेंगे, PA से व्यक्त करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो PA से लिखेंगे। तो पात्र के पेंदे पर लगने वाला कुल दाब, पात्र के पेंदे पर लगने वाला कुल दाब अपने पास P डैश नाम दे देता हूं मैं, PA प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, PA किसकी वजह से, वायुमंडल के कारण, और P किसकी वजह से, जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव ऊंचाई के कारण जितना दाब उत्पन्न हो रहा है वो। तो अपने पास P डैश इज इक्वल टू आ जाएगा PA प्लस HDG। P डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PA प्लस HDG। और इन दोनों का जो अंतर होता है P डैश माइनस PA, वो अपने पास होता है HDG। इसको बोलते हैं गेज दाब, इसको बोलते हैं गेज दाब। अब एक सिंपल सी बात देखिए, कुल दाब जो नापा जाता है, कुल दाब जो नापते हैं वो किससे नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं। कुल दाब नापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। याद रखना, ये बैरोमीटर जो है वो P डैश को नापेगा, मतलब कुल दाब को नापेगा। और ये जो दाबांतर आया है, इस दाबांतर का मान जो है वो मैनोमीटर से नापा जाता है। ये उपकरण है दाब को नापने के, मैनोमीटर, और ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से अपने क्या करते हैं, कुल दाब को नापते हैं, और मैनोमीटर की सहायता से अपने क्या करते हैं, अपने इस दाबांतर को नापते हैं। अब देखिए अपने पास एक झील है और इस झील में 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो झील के पेंदे पर लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए, झील के पेंदे पर लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपने इसका। क्वेश्चन अपने पास है, एक झील की गहराई जो है, झील की गहराई 10 मीटर है। झील के पेंदे पर
लगने वाला कुल दाब ज्ञात कीजिए। कुल दाब ज्ञात कीजिए। अपने पास झील की गहराई h = 10 मीटर। घनत्व, पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। घनत्व जो है, पहली बात तो घनत्व होता क्या, अभी बात करेंगे, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन सोल्व करके घनत्व के बारे में बात करेंगे अपने। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये पानी का घनत्व होता है, याद रखना है अपने को। और अपने पास जी अपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। 9.8 और 10। देखिए जब दिया हो तो वो वैल्यू यूज करनी है जी की, अगर नहीं दी हो जी की वैल्यू तो 9.8 ही काम में लेनी है। लेकिन अपने यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम में ले लेते हैं। तो अपने पास दाब क्या आ जाएगा, कुल दाब अपने पास आ जाएगा, कुल दाब P = अपने पास आ जाएगा PA प्लस HdG। PA प्लस क्या आ जाएगा HdG। PA क्या है, वायुमंडल के कारण लगने वाला दाब है और इसका मान होता है 1.013 × 10⁵ प्लस अपने पास आ जाएगा H 10, D 1000, G 10। ये अपने पास आ गया 1.013 × 10⁵ प्लस यहाँ अपने पास 10 की पावर कितनी आ गई 5। 10⁵ कॉमन आ जाएगा 1.013 प्लस 1 × 10⁵ ये अपने पास आ जाएगा 2.013 × 10⁵ पास्कल। ये कुल दाब अपने पास आ जाएगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपने पास ये दाब आ जाएगा। तो दाब का ये इस तरह से अपने मान ज्ञात करेंगे। अब अपने बात करते हैं घनत्व की। घनत्व क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। घनत्व क्या चीज है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर अपने पास होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको d या रो से लिखते हैं तो रो = अपने पास आ जाएगा m/v। ये अपने पास घनत्व होता है। अब आता है अपने पास आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, इसका मात्रक देखिए, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब अपने पास आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है, आपेक्षिक घनत्व अपने पास होता है किसी पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मतलब अपने पास आपेक्षिक घनत्व जो है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्यों लेते हैं, इसका कारण है पानी का असंगत प्रसार। वो अपने ऊष्मा वाला जब चैप्टर करेंगे तो उसमें अपने पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि क्या चीज़ है ये। लेकिन आपेक्षिक घनत्व अपने पास होता है पदार्थ का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक रहित राशि है, मात्रक रहित राशि है ये। आपेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये शुद्ध अनुपात है। मतलब घनत्व बटा घनत्व है तो शुद्ध अनुपात है, और शुद्ध अनुपात जब भी आता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि घनत्व की बात आ गई थी तो ये घनत्व अपने पास क्या होता है उसके बारे में बात थी। अब आता है अपने पास पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम, दाब के लिए पास्कल ने एक नियम दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण नियम है।
इस नियम के अनुसार यदि किसी तरल में किसी स्थान पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है तो वह दाब संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यदि किसी तरल में, यदि किसी तरल पर किसी स्थान पर अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब लगाया जाता है तो वह दाब संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? पास्कल का नियम कहते हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि किसी तरल में अपने अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो वह दाब संपूर्ण तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कैसे हो जाता है वो देखिए। इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं और उस पात्र के अंदर 4 पिस्टन लगे हुए हैं। इस पात्र के अंदर क्या है? 4 पिस्टन लगे हुए हैं, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के 4 पिस्टन लगे हुए हैं। पिस्टन जानते होंगे, जितने भी अपने पास व्हीकल्स होते हैं सभी व्हीकल्स में क्या होते हैं? पिस्टन होते हैं। पिस्टन की सहायता से इंजन जो है वो गति करता है। इसके अंदर अपने पास क्या है? एक तरल भरा हुआ है। इसके अंदर अपने पास तरल भरा हुआ है। अब क्या है, ये जो पिस्टन है इस पिस्टन का क्षेत्रफल है A1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1, इसका है A2, इसका A3 और इसका है A4। अपने क्या करते हैं, जो A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का पिस्टन है उस पर बल लगाते हैं F1। F1 जब बल लगाएंगे तो एक दाब उत्पन्न हो जाएगा P = F1/A1। ये दाब उत्पन्न होगा। पास्कल ये कहता है कि ये दाब, आपने यहाँ दाब लगा दिया इस तरल में, तरल के किसी स्थान पर अतिरिक्त दाब लगा दिया आपने, तो ये दाब जो है इस पूरे तरल में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ भी दाब लगेगा, यहाँ भी दाब लगेगा और यहाँ भी दाब लगेगा। जब दाब लगेगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ गति करेगा। अगर अपने इसको यहीं रखना है तो इस पर अपने को बल लगाना पड़ेगा F2। इस पिस्टन को अगर इसी अवस्था में रखना है तो इस पर बल लगाना पड़ेगा F3 और इसको इसी अवस्था में रखना है तो इस पर बल लगाना पड़ेगा F4। अपने देखेंगे कि सभी स्थानों पर दाब का मान क्या आएगा? समान आएगा, यानी F2/A2 बराबर होगा F3/A3 बराबर होगा F4/A4। मतलब सभी पिस्टनों पर दाब का मान क्या होगा? समान होगा। ये पास्कल का नियम है। पास्कल ने कहा कि तरल के किसी स्थान पर आप दाब लगा दो, वो दाब उस तरल में, पूरे तरल में एक समान रूप से उस द्रव में वितरित हो जाता है। तो ये अपने पास क्या था? पास्कल का नियम था। अब पास्कल के नियम के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? पास्कल के नियम का दैनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। एक तो अपने पास आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, प्रेस के रूप में भी उसको काम में लेते हैं। प्रेस मतलब दबाना, दबाने के रूप में, प्रेस के रूप में भी काम में लेते हैं और लिफ्ट के रूप में भी उसको काम में लेते हैं। वो अपने पास क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी पास्कल के नियम के उपयोग। पास्कल के नियम के उपयोग अपने पास एक तो अपने देखते हैं क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट के रूप में भी इसको यूज करते हैं और इसको प्रेस के रूप में भी यूज किया जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट अपने पास क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, एक अपने पास यू शेप का पात्र होता है जिसकी दोनों जो भुजाएं होती है उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होते हैं। यानी एक जो भुजा होती है वो पतली होती है, दूसरी भुजा जो है वो चौड़ी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं? तरल भर देते हैं। इसके अंदर तरल भरा जाता है, इसके अंदर ऐसे तरल भर देते हैं।
यहाँ अपने पास क्या होता है, पिस्टन लगा होता है, यहाँ भी अपने पास क्या है, पिस्टन लगा होता है। इस पिस्टन का संबंध जो है वो एक ब्लॉक से होता है। इस पिस्टन का संबंध एक इस तरह से ब्लॉक से होता है। इस तरह से इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1, इसका है A2। यहाँ अपने बल लगाते हैं F1। जब अपने यहाँ बल F1 लगाएंगे तो यहाँ दाब लगेगा और उस दाब का मान होगा P = F1/A1। पास्कल ये कहता है कि ये दाब जो है वो पूरे तरल में एक समान रूप से वितरित हो गया। पूरे तरल में एक समान रूप से वितरित हो गया तो इस पर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बल लगेगा, और वो बल अपने पास मान लेते हैं कितना है, F2। तो यहाँ जो दाब होगा P होगा, लेकिन वो किसके बराबर होगा, F2/A2 के। अब इस पर अगर अपने कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ कार है, एक कार है, कार को रख दिया यहाँ, तो वो कार क्या करेगी, कार को ये ऊपर की तरफ उठा देगा, तो ये लिफ्ट की तरह काम आ जाएगा। कई बार क्या करते हैं, इसको प्रेस की तरह काम में लेना हो तो ऊपर एक फिक्स ब्लॉक और होता है, ये फिक्स होता है ब्लॉक, और जिस वस्तु को अपने प्रेस करना है वो इन दोनों के बीच में रख दी जाती है, तो ये प्रेस की तरह काम आता है। एक बार अपने लिफ्ट की तरह बात कर रहे हैं तो P ये आ गया, दोनों तरफ दाब समान है, तो अपने पास क्या आ गया, F1/A1 = आ गया F2/A2। इससे अपने पास F2 = आ जाएगा A2/A1 इंटू अपने पास आ जाएगा F1। अब देखिए A2 बड़ा है किससे, A1 से, तो ये राशि 1 से बड़ी हो गई, तो F2 का मान जो है वो F1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अपने क्या किया, कम बल लगाया और अपने को ज्यादा बल यहाँ प्राप्त हो गया। तो कम बल लगाकर ज्यादा बल प्राप्त कर लिया अपने, तो अपने आसानी से, वैसे तो कार को उठा नहीं सकते, लेकिन इस तरह से इस लिफ्ट का उपयोग करके एक आदमी भी इस कार को ऊपर उठा सकता है, जैसे जैक में करते हैं। जैक जो यूज होते हैं आजकल, कैसे हाइड्रोलिक जैक आते हैं, आसानी से अपने क्या करते हैं, या तो उसमें क्या होती है, क्लच लगी होती है, पैर से धीरे धीरे दबाते हैं, वो गाड़ी को ऊपर उठा देता है। वो सेम सिस्टम यही है कि अपने पास क्या है, ये डिपेंड करता है किस पे, पास्कल के नियम पर। तो ये था अपने पास हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस। दूसरा यूज जो है इसका वो आता है हाइड्रोलिक ब्रेक में। गाड़ियों के ब्रेक जो है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड जो अपने पास है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में इसको कैसे काम में लेते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक में अपने पास क्या होता है, अपने पास जो पहिया है, ये पहिया है, इस पहिए के अंदर क्या होता है, एक सिलेंडर लगा होता है और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगे होते हैं। इन पिस्टन का संबंध ब्रेक शू बोलते हैं, ब्रेक शू से होता है। ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का संबंध किससे होता है, ब्रेक शू से होता है, और इस सिलेंडर का संबंध एक पाइप से होता है। ये पाइप जो है वो एक मास्टर पिस्टन से जुड़ी होती है। यहाँ एक मास्टर पिस्टन होता है, उस मास्टर पिस्टन से लगी होती है। इसके अंदर अपने पास क्या, मास्टर सिलेंडर होता है और इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। इस पिस्टन का संबंध जो है वो पेडल से होता है। इसका संबंध किससे होता है, पेडल, यहाँ पेडल होता है। ये अपने पास पिस्टन है, पिस्टन, ये अपने पास मास्टर सिलेंडर कहलाता है, मास्टर सिलेंडर। अब क्या होता है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल भरा जाता है। गाड़ियों में आपने देखा भी होगा, ब्रेक ऑयल भरा जाता है इसके अंदर, ये ब्रेक ऑयल है। अब क्या करते हैं, जब अपने को ब्रेक लगाने होते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगाने होते हैं, तो इस पेडल को दबाते हैं। जैसे ही अपने पेडल को दबाते हैं तो ये पिस्टन जो है वो आगे की तरफ गति करता है। जब ये पिस्टन आगे की तरफ गति करता है तो यहाँ दाब उत्पन्न हो जाता है, P = F/A। ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इस पर बल लगेगा तो P = F/A, दाब उत्पन्न हो जाएगा। ये दाब इस पूरे तरल में संचरित हो जाएगा और यहाँ इन पिस्टन पे, इस पिस्टन का क्षेत्रफल A, इसका भी क्षेत्रफल A, यहाँ बल F, यहाँ भी बल सम हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, दाब लगेगा, दाब कितना, P F/A।
अब जब ये दाब लगेगा तो ये पिस्टन बाहर की तरफ गति करेगा। जब ये पिस्टन बाहर की तरफ गति करेगा तो ये ब्रेक शू जो है इनकी सहायता से क्या होता है, ब्रेक लग जाता है। इसी तरह से अन्य पहियों के साथ इसका संबंध होता है और गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं। इस तरह के जो ब्रेक होते हैं बड़े ही सक्सेसफुल होते हैं, यानी ये जब काम करते हैं तो 100% काम करते हैं, और जब काम नहीं करते हैं तब इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये 0% काम करते हैं। काम कब नहीं करते, यदि कोई पाइप लीकेज हो जाए, ठीक है, उस समय ये समस्या आती है, लेकिन ऐसी समस्या बहुत ही कम आती है। तो ये बड़े ही सक्सेसफुल ब्रेक होते हैं, जिससे ही लगाया वहीं गाड़ी को रोक देते हैं। तो ये अपने पास है हाइड्रोलिक ब्रेक। इस तरह से अपने पास्कल के नियम का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, देखिए पृथ्वी के चारों तरफ वायु का आवरण है, और वो वायु का जो आवरण है वो क्या करता है, पृथ्वी तल पर दाब डालता है। इस दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, जिसे क्या कहते हैं, अपने वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि वास्तव में वायु भी दाब डालती है क्या। देखो बड़ा एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। अपने पास प्लास्टिक की एक बोतल है, ये प्लास्टिक की अपने पास एक बोतल है। अगर अपने क्या करें, इस बोतल के मुंह पे वैक्यूम पंप लगा दें, निर्वात पंप लगा दें, और उस पंप से इसके अंदर की वायु को बाहर निकाल दें। जैसे जैसे अपने इसकी वायु को बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे कि ये बोतल जो है इसकी आकृति ऐसी पिचक जाएगी। ये बोतल इस तरह की आकृति में आ जाएगी। पिचकेगी क्योंकि वायु क्या कर रही थी, इस पे दाब डाल रही थी। तो पहले क्या ऐसी स्थिति थी कि ये पहले नहीं पिचक रही थी, अब पिचक गई। पहले अंदर जो वायु थी वो भी दाब डाल रही थी, बाहर जो वायु है वो भी दाब डाल रही थी, और दोनों दाबमान जो है वो समान हो गए थे, एक दूसरे से निरस्त हो गए थे। तो इसलिए पहले तो ये अपने समान आकृति में थे। जैसे ही अपने क्या करेंगे, इसके अंदर की वायु को बाहर निकालेंगे तो इस पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के कारण ये क्या हो जाती है, पिचक जाती है। कारण दाब लगा, किसके कारण, वायुमंडल के कारण। तो वायु जो है दाब डालती। अब अपने पृथ्वी पर लगने वाले इस वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे करें। ये अपनी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ वायु का क्या है, आवरण है। इस तरह से क्या है, वायु का आवरण है। सिंपल सा एक तरीका होता है जिससे वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। पृथ्वी तल पर अपने क्या करेंगे, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या करेंगे, एक स्तंभ की कल्पना करेंगे। एक मीटर स्क्वायर के वायु के स्तंभ की कल्पना, और इसकी ऊंचाई कितनी लेंगे, जितनी वायुमंडल की ऊंचाई है, वायुमंडल की ऊंचाई तक। इसमें भरे हुए जो वायु है वो वायु कितना भार उत्पन्न करती है, वो एक वायुमंडलीय दाब है। क्योंकि एकांक क्षेत्रफल है तो जो बाहर है वही क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। तो अपने पास इस दाब का जो मान है, वायुमंडलीय दाब का मान, समुद्र तल पर मापा जाता है। ये वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब का मान जो है वो 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर माना जाता है, बराबर होता है। मतलब वायुमंडलीय दाब P = फॉर्मूला वही HdG,
वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब अपने पास P इज इक्वल टू वायुमंडलीय दाब जो है अपने पास, 1 मिनट, दाब अपने पास आ जाएगा क्या, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब 76 सेंटीमीटर जो पारद स्तंभ है उसके द्वारा कितना बल लगता है, वो बल अपने पास आ जाएगा कितना, 0.76 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक है, बल अपने पास होता है mg, m अपने पास होता है आयतन इंटू घनत्व। तो अपने पास 76 सेमी इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 है, तो ये तो हो गया क्या, आयतन। d पारे का घनत्व होता है 13.6 इंटू 10 की पावर अपने पास होती है 6। ठीक है, इंटू g अपने पास है 9.8 अपूर्ण क्षेत्रफल अपने पास है 1। इस फॉर्मूले से अपने ज्ञात करेंगे बल बटा क्षेत्रफल से। तो इसको जब हल करते हैं तो P का मान आता है 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। ये अपने पास वायुमंडलीय दाब है, यानी वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। अब देखो इसके अन्य मात्रक भी हैं, दाब के अन्य मात्रक भी काम में लिए जाते हैं। टोर काम में लिया जाता है। एक टोर जो होता है, प्रायोगिक मात्रक मानते हैं इनको, एक टोर जो होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। एक टोर 133 पास्कल के बराबर। और एक बार में भी नापते हैं। एक बार जो होता है उसका मान होता है 10 की घात 5 पास्कल। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इनमें अगर मान दे दे तो अपने को बदलना किस में पड़ेगा, पास्कल में बदलना पड़ेगा। तो ये अपने पास था क्या, वायुमंडलीय दाब। अब अपने पास आता है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या है? जब अपने किसी भी वस्तु को किसी तरल में डुबोते हैं, किसी द्रव में डुबोते हैं, तो वो द्रव क्या करता है, उस पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। इस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। और इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं, द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। तथा तरल या द्रव, तरल के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए दैनिक जीवन में है क्या, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है क्या? बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल है। पानी से भरा हुआ टैंक है, जमीन में बना हुआ। पानी से भरा हुआ एक टैंक है, ग्राउंड वाटर जिसको अपने कहते हैं, जमीन में जो टैंक बना होता है, ये पानी से भरा हुआ एक टैंक है। अपने क्या करते हैं, इसमें से पानी की एक बाल्टी निकालना चाहते हैं। ये टैंक जमीन में बना हुआ है, इसमें से अपने एक पानी की बाल्टी निकालते हैं। जब अपने पानी की भरी हुई बाल्टी इसमें से निकालते हैं तो क्या होता है, इस बाल्टी को जब अपने निकालते हैं, खींचते हैं बाहर की तरफ, तो आपने देखा होगा कि जब तक बाल्टी पानी के अंदर आती है तब तक अपने आसानी से खींच सकते हैं, इसको पता ही नहीं लगता, यानी इजीली अपने बाहर की तरफ ले आते हैं। लेकिन जैसे ये पानी से बाहर आती है तब अपने को ऐसे लगता है जैसे इसका भार बढ़ गया। कारण भार वास्तव में उतना ही था इसका, लेकिन जब ये पानी के अंदर थी तो इसका भार mg नीचे की तरफ था और पानी के कारण इस पर उत्प्लावक बल क्या लग रहा था, ऊपर की तरफ लग रहा था। तो इसका
आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे ये पानी से बाहर निकली, इस स्थिति में आई, तब क्या हुआ, mg तो mg है ही, लेकिन f का मान क्या हो गया, 0 हो गया। f का मान 0 होते ही अपने को इसका भार प्रतीत होता है। तो इस तरह से क्या है, दैनिक जीवन में भी उत्प्लावक बल काम आता है। वायुयानों को उड़ाने में भी वायु भी ऊपर की तरफ क्या करती है, इन पर बल लगाती है, तो उत्प्लावक बल उनके उड़ान में सहायता भी करता है। तो ये अपने पास था उत्प्लावक बल। अब आता है अपने पास आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत खोजा। देखिए इसके बारे में बड़ी ही एक बात प्रचलित है आर्किमिडीज के बारे में, वो बात करेंगे, लेकिन पहले सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण किसी द्रव में डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्णतया, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्णतया द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु का आभासी भार कम हो जाता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि जब अपने किसी वस्तु को आंशिक रूप से या पूर्णतया किसी द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु का आभासी भार जो है वो क्या हो जाता है, कम, उसका एक्चुअल भार जो था उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भार में ये जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत कैसे खोजा था, इसके बारे में एक रोचक तथ्य है कि आर्किमिडीज क्या है। आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत जब खोजा तो आर्किमिडीज एक पानी से भरे हुए टैंक इस तरह का था, ये पानी से पूरा भरा हुआ था और आर्किमिडीज इस टैंक में नहाने के लिए उतर गया। जैसे ही वो इस टैंक में घुसा तो पानी बाहर निकल गया। जैसे ही पानी बाहर निकला तो वो चिल्लाता हुआ उस टाइम अपने राजा के पास गया। तो राजा के पास जैसे गया उस स्थिति में, तो राजा ने कहा कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। परंतु कोई सज्जन था वहाँ दरबार में, उसने कहा इसकी बात तो सुन लीजिए ये क्या कहता है। तब आर्किमिडीज की बात को सुना गया। आर्किमिडीज ने कहा कि मैंने एक इस तरह का सिद्धांत खोज लिया है कि कोई भी वस्तु जब अपने द्रव में डुबोते हैं तो वो अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। इस तरह से आर्किमिडीज ने, ऐसा प्रचलित है ऐसी कथा कि इस तरह से उसने इसकी खोज की थी। अब इसका दैनिक जीवन में अपने कहाँ उपयोग करते हैं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का कहाँ यूज होता है। देखिए दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध जो है दूध की शुद्धता नापने के लिए, शुद्धता नापने में आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी शुद्धता का मापन जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर ही किया जाता है। तो दूध की शुद्धता नापने में क्योंकि अपने ये काम में लेते हैं तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उसमें यूज किया जाता है। तो ये था अपने पास दाब। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।